हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू एसएससी ड्यू फाइव। मैं शिव पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। और आज सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स का की सीरीज चल रही है। आप सब लोग काफी बेहतर कर रहे हैं, चीजें अच्छे से ध्यान पे दे रहे हैं, मेंस की तैयारियों में लगे हुए हैं एसएससी की। और इसी के साथ जो नए बच्चे हैं जो प्री की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी शुरू कर रहे हैं, वो आप एसएससी ड्यू पॉइंट के साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे जीएस के सब्जेक्ट्स की फैकल्टी की तरह मिलता ही रहता हूँ। आज हम इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज की खास बात क्या है कि आज के क्वेश्चंस आपको हिंदी में अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि कई बच्चे कह रहे थे कि सर सारे क्वेश्चन इंग्लिश में होने से थोड़ी दिक्कत होती है। तो उनको ध्यान में रख के आज का ये वीडियो शूट किया गया। कुछ 20 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर हो सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सिलेबस लगभग में ओवर हो चुका है। तो अब हम देखते हैं हम अपनी प्रैक्टिस से। तो आज के जो क्वेश्चंस होंगे, ये शुरुआत में जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उनके बिहाफ पे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि जनसंख्या का सिद्धांत किसके थ्रू दिया गया है। जनसंख्या के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया भी गया है आपको। ठीक है, याद रखिएगा कि एक यहाँ पे ऑप्शन है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को कहीं से नहीं होंगे, ये तो अर्थशास्त्र में धन के शास्त्र के बारे में बताते हैं। दूसरा आप बात करें कार्ल कार्ल मार्क्स, आप कहते हैं कार्ल मार्क्स का भी यहाँ पे मार्क्स का भी यहाँ पे ऐसा कोई है। तो माथुस जो है, ये मिस्टर माथुस जो है, याद रखिएगा कि इन्होंने पॉपुलेशन का सिद्धांत दिया था। पॉपुलेशन से रिलेटेड जो थ्योरी है, इस थ्योरी को पॉपुलेशन रिलेटेड थ्योरी क्या है आप वीडियो में देखिएगा। तो पॉपुलेशन रिलेटेड थ्योरी मार्क्स ने दी थी। इसके अलावा मैं बात करूं निम्नलिखित में से कौन सा एक सब प्रत्यक्ष कर है, कह रहा है इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है। आप जरा सोच के बताइए कि डायरेक्ट टैक्स क्या हो। यहाँ पे एक स्लैब बना हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम ड्यूटी है, और डायरेक्ट टैक्स में लिखा है इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। यहाँ से आपको स्लैब से दिख रहा है। अब अपने क्वेश्चन के आंसर पे आइए और सोचिए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। जी हाँ, आप में से कई बच्चों ने सही दिया है कि जो इनकम टैक्स है, देखिए जीएसटी और कस्टम ड्यूटी तो पहले ही क्या हो गए, इनडायरेक्ट में आ गए। एंटरटेनमेंट टैक्स भी उसी तरह की इनडायरेक्ट कैटेगरी में आता है। किसमें आता है? इनडायरेक्ट कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे जो आपका इनकम टैक्स है, आप इसे ऐसे लिख लीजिए, इनकम टैक्स, इनकम पे आय पे लगने वाला टैक्स आयकर कहते हैं। आप इसे क्या कहते हैं? आयकर कहते हैं। आयकर विभाग होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है। ये आपकी इनकम पे। प्यूरा मॉडल क्या है? पहले तो सवाल है कि प्यूरा मॉडल है क्या, फिर सवाल ये आता है कि प्यूरा मॉडल दिया किसने था। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें जाननी है, तो एक बार अच्छे से देखें और बताएं मुझे कि प्यूरा मॉडल आपके अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ओके, इस प्यूरा का मतलब होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में अर्बन सुविधाओं को प्रोवाइड करना। जी हाँ, इसका आंसर होगा डॉक्टर ए। तो अब सवाल है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है या एपीजे अब्दुल कलाम है, फर्क है। याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। तो याद रखिएगा, इसे आप याद रखिएगा, पूरा मॉडल दिया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। अबुल कलाम आजाद अलग है और एपीजे अब्दुल कलाम जी हमारे प्रेसिडेंट है। तो ये एक मोटी मोटा फर्क है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेशनल इनकम से जीडीपी से आपको कई बार पढ़ाया गया है। यहाँ पे थोड़े से इसके बारे में जानकारी भी समझिए। कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय मतलब एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आपको पढ़ाया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? इससे बनती है बेटा जीएनपी। क्या बनती है? जीएनपी, जिसे आप कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये फॉर्मूले से आप जान लीजिए, जीडीपी से जीएनपी निकालने के लिए आप उसमें विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ते हैं। ठीक है, सामान्य संतुलन विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था? अगर आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं बाई पिक, तो आप आंसर आसानी से कर सकते हो। और नहीं कर पाते तो लियोन वॉलरस नाम याद रखिए। एडम स्मिथ ने ऐसा, इन तीनों के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया है कि एडम स्मिथ ने क्या बताया, कीन्स ने क्या बताया, रॉबिन्सन ने क्या बताया है। उनमें से किसी ने भी सामान्य संतुलन मतलब जनरल बैलेंस एनालिसिस जो है, आप इसे ऐसे कह सकते हैं, सामान्य संतुलन विश्लेषण को
जनरल बैलेंस एनालिसिस। ओके, जनरल बैलेंस एनालिसिस जो है उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन वाज नेगेटिव इन द ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कब नेगेटिव था? 5 ईयर प्लानिंग से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, आपको 30 सेकंड मिलेगा। चलिए, कोशिश कीजिए। इन विच 5 ईयर प्लान ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर वाज नेगेटिव। किसमें? तो सबसे पहली बात है कि आपको पता है कि थर्ड 5 ईयर प्लान 1962 में ये नेगेटिव रहा, क्योंकि ये फेल रहा था प्लान। ये प्लान क्या रहा था? फेल रहा था। 1962 में वो वॉर वगैरह के कारण, कई सारे एग्रेशन के कारण हमारा गोल चेंज हो गया था। यहाँ तक कि इसी में हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन लॉन्च किया था, लेकिन रिवोल्यूशन लॉन्च हुआ, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें टाइम नहीं मिला। हमें सेना पे ध्यान देना पड़ा, डिफेंस पे। तो 1966 में फिर ग्रीन रिवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया। इस तरह से इसमें जो टारगेट ग्रोथ रेट रखी थी हमने, वो हम अचीव नहीं कर पाए थे। आंसर याद रखिएगा, थर्ड 5 ईयर प्लान कई जगह से इंपॉर्टेंट है। इसके जितने फैक्टर्स है थर्ड 5 ईयर प्लान के, उनको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। अगर पढ़ लेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान, तो इसमें काफी कुछ हुआ है। जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैक्स ऑन प्रोफेशन कैन बी लेवल्ड। प्रोफेशनल टैक्स, जब आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब पे कुछ टैक्स कटता है। उस प्रोफेशनल टैक्स कौन लगा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, दोनों मिलकर लगाती है, पंचायत लगाती है? आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। प्रोफेशनल टैक्स राज्य सरकारें लगाती है। कौन लगाता है? ये राज्य सरकार का लगाया गया कर है। जैसे मान लीजिए कि आपकी सैलरी में से 200 रुपया टैक्स कट जाता है, तो ये प्रोफेशनल टैक्स है जो राज्य सरकार लेती है। हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक आर देयर इन इंडिया पढ़ाया गया है, आपको बता दीजिए। यहाँ पे आपको पता था कि टोटल 22 के करीब में आते हैं, ठीक है। इतनी तो हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक है। 21, 22+5 वो एसबीआई के एसोसिएट्स भी आते हैं, एसबीआई और इस एसोसिएट्स, वो 21+5 और आरबीआई एसबीआई को लेकर 27 के करीब जाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया में कितने हैं? टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, जी हाँ। यहाँ पे थोड़ा सा चीजें अलग दिखेंगी। आई थिंक नहीं नहीं, पब्लिक सेक्टर देखिए, गलती हो गई, मुझे भी लग रहा है। नेशनलाइज बैंक वो तो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, सॉरी। शेड्यूल्ड बैंक की बात होती है, वो अलग हो जाते हैं, सॉरी सॉरी। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो 1969 में 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। ओके। और इसमें से कुछ घटते बढ़ते रहते हैं, इसमें से कुछ घटते बढ़ते रहते हैं। हु एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया? पहली बार इंडिया में नेशनल इनकम दादा भाई नौरोजी, जिसे आप ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, इन्होंने सबसे पहली बार पब्लिक से इंडिया में नेशनल इनकम की गणना, प्रति व्यक्ति आय, नेशनल इनकम, इन सब की गणना इन्होंने करवाई थी। ओके। हु कैलकुलेटेड फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम इन इंडिया? ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है दादा भाई नौरोजी, हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैड एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इंडिया फर्स्ट? वही क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है इनमें से? वैसे तो मुझे महाराष्ट्र लगता है, महाराष्ट्र की जीडीपी यहाँ पे सबसे अधिक आएगी, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सेक्टर्स भी हैं। पंजाब हरियाणा थोड़े से राज्य एरिया वाइज छोटे हो जाते हैं जनसंख्या वाइज। तो आई थिंक यहाँ पे महाराष्ट्र जाना चाहिए। अगर रिसेंट में बदल गई हो तो अलग बात है। फिलहाल आंसर आप महाराष्ट्र के साथ जा सकते हैं। इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, अब आपको आंसर करना है कि इन्फ्लेशन रोकना है। इन्फ्लेशन का मतलब मार्केट में पैसे का फ्लो ज्यादा है, मार्केट में पैसे का फ्लो ज्यादा है। अगर मार्केट में पैसे का फ्लो ज्यादा है
तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए, इसका मतलब हो गया कि अब बात आती है बैंक ब्याज दर में कमी कर दे। अगर बैंक आरबीआई क्या करे, बैंकों की ब्याज दर में कमी करे तो वो और ज्यादा लोन लेके मार्केट में इसको बढ़ा देंगे, तो ये ऑप्शन तो खत्म। अब रेपो रेट बढ़ाए या घटाए, रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें आपको पता है कि जब भी इन्फ्लेशन हो सारे रेट्स को बढ़ाना है। जब भी इन्फ्लेशन हो सारे रेट्स को बढ़ाना है। रेपो रेट वो होता है जिसपे आरबीआई लोन देती है कॉमर्शियल बैंक को। किसको देती है? कॉमर्शियल बैंक को देती है लोन 90 डेज के टर्म वाले में। तो आप कहोगे सर कि रेपो रेट में जो वृद्धि है उसको कर देनी चाहिए, रेपो रेट बढ़ा दे। मैंने आपको पढ़ाया था अभी वैसे भी मॉनेटरी पॉलिसी में कि जब भी इन्फ्लेशन हो कोई भी रेट में अगर ऑप्शन दिया हो बढ़ाने का तो वही आंसर सही होगा। तो एक जनरल सेंस में ये आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए, अच्छा ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है। आई थिंक टाइपिंग में गलती हुई है कुछ बच्चों उन लोगों से। आ गया। राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? खनिज, उद्योग, कृषि, सेवा। जैसे मैं आपको बता दूं कि अब इसको मैं सेक्टर वाइज बता देता हूँ तो आप आंसर आसानी से कर लेंगे। आप कहेंगे अगर सर मैं एग्रीकल्चर पे जाऊँ तो ये प्राइमरी फर्स्ट सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर। उद्योग पे जाऊं तो ये सेकेंडरी सेक्टर है। सेवा टर्टरी सेक्टर है। खनिज भी प्राइमरी सेक्टर है, राइट। तो हमें पता है कि हमारे यहाँ जो थर्ड सेक्टर है, तृतीयक सेक्टर है, उसकी वही हमारी जीडीपी का मेन मोर देन 50%, 50% प्लस 53 से 54% यहीं से आता है। तो हमारे जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका आएगा? हमारे जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का आएगा, सेवा का आएगा। इनमें से किस आइटम पे आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे? मूल्यह्रास। इनमें से किस पे डेप्रिसिएशन लगेगा? एक बड़ी सिंपल सी बात है। कैपिटल स्टॉक, लास्ट प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट या कैपिटल स्टॉक या कुछ और। तो आप कहोगे कुछ नहीं सर, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है मशीनरी। मशीनरी पे, मशीनों पे लगती है। कैपिटल गुड्स पे डेप्रिसिएशन को लगाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? मशीनरी। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहली बार कब हुआ? ये आंसर मैंने अभी बता दिया, चैट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बैंकिंग हिस्ट्री आपको पढ़ाई गई है तो वहां से आपको भी आंसर यहाँ मिल जाएगा। आप कहेंगे सर ये 1969, किसमें भाई? ये आएंगे 1969 में, ठीक है। इसके अलावा मैं आगे बात करूं, वह कौन सा भारतीय है जिसने सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना की? तो वही चीज आ गई ना, इसी को घुमा के पूछ लिया गया। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, ये हो जाएगा वही दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी। सच का पूरा नाम क्या है? सच का मतलब क्या होता है? सच का पूरा नाम क्या है? सच किस टर्म में यूज किया जाता है? सच को कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक सवाल और जानिए कि सबसे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया? तो चाइना ने किया। किसने किया? चाइना ने किया। तो याद रखिए कि सबसे पहले सच जैसा कोई ट्रेंड अगर किसी ने लाया था तो इसको सबसे पहले चाइना ने, चाइना वॉज द फर्स्ट हु डिड गिव कॉन्सेप्ट। और आजकल वर्ल्ड में हर जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के दिए जाते हैं, जैसे गुरुग्राम, नोएडा, ठीक है। ये सारी जगहें क्या है? ये सब स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इसको इसी तरह से बना के दिया गया ताकि बाहरी कंपनियां आए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। आंतरिक व्यापार, इनसाइड ट्रेडिंग पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, किस में आएगा? ट्रेड सेक्टर का वर्ड है। ट्रेड सेक्टर में आप इसको यूज करते हो या क्रेडिट मार्केट में यूज करते हो या शेयर मार्केट में यूज करते हो? तो आपको बताया ना मैंने इनसाइड ट्रेडिंग पढ़ाई थी, किसमें? शेयर मार्केट वाले हिस्से में आपको मैंने इनसाइड ट्रेडिंग का कंसेप्ट पढ़ाया है। तो ये भी आपके लिए आसानी से हो गया कि इनसाइड ट्रेडिंग क्या होती है और ये कैसे वर्क करेगी। फसच बकन सप्लाई, बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई कर, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं। बैकवर्ड डिपेंडिंग मैंने बोला ना, थोड़ा बहुत माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने कल आपको डिमांड और उसके टाइप्स पढ़ाए। क्या पढ़ा है? डिमांड और उसके टाइप्स। तो डिमांड और उसके टाइप्स जो है वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। तो जो ग्राफिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछा गया। तो डिमांड और उसके टाइप्स वाला वीडियो प्लीज जरूर देखिएगा। यहाँ पे जान लीजिए इसको सीधे सीधे लेबर से जुड़ा जाता है। ये जो कर्व है इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना जान लीजिए ये लेबर से जुड़ा जाता है। लेबर्स की फंक्शन को
कुछ डेटा कलेक्ट करके उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जब ग्राफ पे एक्स और वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे ये बैकवर्ड कर्व आता है। विश्व व्यापक मंदी, वर्ल्ड में सबसे बड़ी मंदी कब आई, इकोनॉमिक क्राइसिस कब आई? आपको पता है 1929 से चालू होती है 1939 तक। वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो आर्थिक मंदी आई है वर्ल्ड वॉर वन के बाद से, ये 1929 से लेके 1939 तक विश्व आर्थिक मंदी का शिकार रहा। महामंदी कहते हैं इसे। ये आप सभी ने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत जानते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं पता हो इसमें। चलिए, कितने क्वेश्चन आपके पास हो रहे हैं? बस ज्यादा नहीं है, परेशान चलिए, आराम से बस देते जाइए आंसर, अभी आपका आंसर कर दिया है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग होती क्या है? ये आपका राजकोषीय नीति, गवर्नमेंट बजट या फिजिकल पॉलिसी, जो नाम दीजिए, उसमें मैंने आपको पढ़ाया है। डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है, सरकार का जो खर्च है वो ज्यादा होता है उसकी कमाई से। इसमें सरकार बहुत ज्यादा लोन बाहर से लेके इन्वेस्टमेंट करती है, और जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है तो ज्यादा जॉब क्रिएट होती है। ज्यादा जॉब क्रिएट होती है तो लोगों के पास सैलरी आएगी। सैलरी आएगी तो क्या आएंगे? पैसे आएंगे, और जब पैसे आएंगे इसका मतलब तरलता में वृद्धि, लिक्विडिटी में वृद्धि होगी। लिक्विडिटी, तरलता क्या होता है? जब कैश फ्लो ज्यादा हो, कैश का फ्लो ज्यादा हो तो इसी को लिक्विडिटी में इंक्रीमेंट कहते हैं। आंसर आपका क्या हो गया? तरलता में वृद्धि। कोई करों में कमी या तरलता में कमी नहीं, बेस्ट ऑप्शन क्या है? इंक्रीज इन द लिक्विडिटी इन द मार्केट, मार्केट में कैश का फ्लो ज्यादा हो जाना होता है। ठीक है। भारतीय स्टॉक बाजार में विनिमय और पर्यवेक्षण कौन करता है? मतलब एक्सचेंज वगैरह पे जो होता है, सीधी बात है, शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, कौन देखता है? कंट्रोल नहीं, उसकी देख रेख कौन करता है? तो आप सभी को पता है, सेबी। नाबार्ड एक अलग बैंक है, एक्सिम एक अलग बैंक है, बीएसई एक अलग बैंक है। सेबी जो है, सिक्योरिटी, ये थोड़ा सा यहाँ से इसको हटाइए। हाँ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बंद बाजार अर्थव्यवस्था, नहीं सॉरी, बंद नहीं, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है? किस तरह की अर्थव्यवस्था होती है? पहला, सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, नो गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल हो, अंतरराष्ट्रीय बाजार की शक्तियों से प्रभावित हो, इनमें से कोई नहीं। देखिए, गवर्नमेंट कंट्रोल तो नहीं होना चाहिए, तो फिर आपके पास बचा ए और सी। लेकिन इसमें से बेस्ट सुटेबल आंसर कौन होगा, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। वीडियो पॉज करें, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, देखिए कि फिर मेरे आंसर से मैच करें। क्या लगता है कि आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। सीधे मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय शक्तियों से प्रभावित हो, अंतरराष्ट्रीय बाजार। मतलब जब बाजार के नियमों के मूल्य एंड भाव इंटरनेशनल मार्केट से, ये तो तय है कि सरकारी नियंत्रण से मुक्त है। लेकिन जो, तो यहाँ पे ये भी सुटेबल आंसर है, ये भी सुटेबल आंसर है, लेकिन मोस्ट सुटेबल क्या हो जाएगा कि जब इंटरनेशनल मार्केट में हुई उठापटक से आपके देसी मार्केट की भाव बिगड़ गए, उतार चढ़ाव होता है, और यही होता है, इसी को तो कहते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था है। बाजार अर्थव्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहुत कुछ निर्धारित करते हैं। अगर कोई अंतरराष्ट्रीय व्यापार को कंट्रोल कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके घर की, देश की घरेलू बाजार व्यवस्था को भी कंट्रोल में लाता है। एक सिंपल शब्दों में आप ये जान, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसमें और क्या किया जाना चाहिए। आर्थिक विकास प्रचालन निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब आर्थिक विकास मतलब आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, इसका सिंबल कैसे पता चलेगा? विच वन इज ए इंडिकेटर, विच वन इंडिकेटर, विच वन इज ए इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, हिंदी में इसलिए थोड़ी सी क्या हो जाती है, मुझे लगता है इकोनॉमिक्स जो है हिंदी में थोड़ी दिक्कत करता है। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि भाई आपके यहाँ आर्थिक विकास हो रहा है, इसमें से इसका कौन सा इंडिकेटर है? नेशनल इनकम अगर ज्यादा है तो आपके यहाँ आर्थिक विकास है। नेशनल इनकम से आपको पता चलता है। पर पर्सन इनकम, पर पर्सन इनकम, पर कैपिटा इनकम जिसे आप कहते हो। पर पर्सन रूरल इनकम, पर पर्सन रूरल इनकम, या पॉपुलेशन, इसमें से ऐसा क्या बढ़े जिसे आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ आर्थिक विकास हो रहा है? जरा सोच के बताइए, इसमें से ऐसी किस चीज की बढ़ोतरी हो कि आप कह देंगे कि इसमें से आर्थिक विकास कौन सा होगा? सोच के बताइए।
वैसे इसमें आप कह सकते हैं करेक्ट आंसर नेशनल इनकम की तरफ जाएंगे। पर कैपिटा इनकम में भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट नेशनल इनकम बढ़ने से राष्ट्र की आय बढ़ रही है, तो सीधी बात है पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तभी राष्ट्रीय आय ज्यादा है। तो ये उसका ही पार्ट हो गया, तो पर कैपिटा इनकम की जगह आप नेशनल इनकम के साथ जाइए, आपका करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी के राम राज्य की संकल्पना क्या थी? ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर मुझे करंट कमेंट बॉक्स में चाहिए। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि आप इस पे क्या रिसर्च करते हैं। कि महात्मा गांधी की जो राम राज्य की कल्पना है कि राम जी से जैसा समाज बनाना है, उसमें से पुनर्वादी राज्य, केंद्रीकृत राज्य या राज्य विहीन राज्य, कि कोई स्टेट ही ना हो, सब करे अब राज्य विहीन राज्य, इसमें से कौन सी संकल्पना महात्मा गांधी जी की संकल्पना से मैच करती है? कोई जरूरी नहीं कि जो वो जो सोचे वैसा हो जाए, लेकिन सबकी एक संकल्पना होती है, सोच होती है, उस सोच पे कौन सा फिट होता है। फिर व्यक्तिगत व्यय भोज या प्रयोज्य आय का क्या मतलब है? व्यक्तिगत भोज, व्यक्तिगत पर्सनल इनकम, ये हो गया ना पर्सनल। व्यक्तिगत पर्सनल, व्यय का मतलब एक्सपेंसेस, व्यय या भोज एक्सपेंसेस, व्यय, भोग्य या प्रयोज्य आय का क्या अर्थ है? तो पर्सनल, इसमें आप देख लीजिए, आप कह सकते हैं कि व्यक- व्यक्ति की आय, उसकी पर्सनल इनकम प्लस जितना इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये आंसर सही है कि आपकी टैक्स भरने के बाद जितनी सेविंग हो, उसे आप कह सकते हैं कि ये पर्सनल आपका एक्सपेंडिचर या इनकम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हालांकि ये हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेगा, ठीक है, लेकिन आप इंग्लिश में इसको करेंगे, इसलिए कहता हूँ कि इसको बाइलिंगुअल पढ़ें, चीजें बेहतर होंगी। चलिए, यहाँ पे एक शब्द मेंशन है, वो मैं मेंशन कर देता हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो शब्द क्या है, और आप इसका आंसर भी दे देंगे। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? तो क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें केवल निर्यात हो, बिल्कुल नहीं, केवल आयात हो, बिल्कुल नहीं, घाटे की अर्थव्यवस्था, नहीं, उसे डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। ना तो आयात ना तो निर्यात, ना ही कोई एक्सपोर्ट हो रहा है, ना ही कोई इंपोर्ट हो रहा है, इस तरह की इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। चलिए, सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? तो आपको मैंने पढ़ाया है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या फर्क होता है। नॉमिनल जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकाली जाती है, जो मार्केट में करंट प्राइस चल रही है, मैंने टाइप्स ऑफ जीडीपी पढ़ाया है आपको। तो वही रियल जीडीपी होती है, बेस ईयर पे निकाली जाती है, इन्फ्लेशन को देखते हुए, इन्फ्लेशन कंसीडर करते हुए ये निकाली जाती है रियल जीडीपी। और इनका जो रेशियो होता है, जो रेशियो होता है नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी, इन दोनों में जो फर्क होता है, इनका जो रेशियो होता है, उसी को हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेक्टर, डिफ्लेटर। ओके, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको जीडीपी के टाइप पूछे जाते हैं कि नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या होती है, कई बार पूछा गया है कि नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है, रियल जीडीपी का मतलब क्या है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए एनी हाउ, ये मैंने आपको पढ़ाया। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य, सीधी बात है, उसी को तो कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, क्या कहते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये थे आपके कुछ 30 क्वेश्चंस, इसमें कुछ रिपीटेड है, तो मान लीजिए 28 क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस की, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों। तो इसको काइंडली रिवाइज कीजिए अच्छे से। बाकी इस वीडियो में इतना ही, फिर कुछ अभी कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।